अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली जो है वो ये है कि 1173 में गद्दी मिली है। ठीक है, किसको गद्दी मिली है अच्छे से देख लीजिए, पूरी कहानी इसी पे बेस है। 1173 में गद्दी मिली है गजनी प्रदेश की मोहम्मद गौरी को। कहानी एकदम क्लियर है। पहली बार हिंदुस्तान पर अटैक करेगा मोहम्मद गौरी 1175 में। कब अटैक करेगा? 1173 में गजनी का शासक बना और 1175 से वो हिंदुस्तान में अटैक करेगा। मेरा सवाल ये है, ये 2 सालों में क्या हुआ है? मतलब हिंदुस्तान पर मोहम्मद गौरी का पहला अटैक है 1175। मेरा सवाल यह है कि 1173 से उसने क्यों नहीं रूल करना स्टार्ट किया या शासन करना स्टार्ट किया, या शासन करना गजनी पर तो स्टार्ट किया लेकिन इंडिया पर अटैक क्यों नहीं करना स्टार्ट किया? ध्यान से सुनेगा। दरअसल में ये कहानी ये कहती है कि जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कौन से वंश का अनुयायी है? गौर वंश का अनुयायी है। एकदम क्लियर है। लेकिन तुर्की जनजाति परंपरा ने में उसने अपने नवविजित जीते राज्य को अपने छोटे भाई को दे दिया। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी को यह बात समझ में आने लगी कि मेरे भाई ने मुझे राज्य तो दे दिया है, लेकिन असल मायने में मेरा भाई पूरे तुर्कमेनिस्तान पर राज्य चाहता है, या पूरे तुर्कमेनिस्तान को वो अपने तरीके से चलाना चाहता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मोहम्मद गौरी को भी वो अपने तरीके से रूल करने को बोलेगा। तो इस तरह से इस गद्दी का मतलब ही क्या रहा, जब दूसरे की बातें सुननी पड़े, दूसरे की चीजें चलानी पड़े। ध्यान से सुनिएगा। 2 साल, इन 2 सालों में 1173 से 1175 में मोहम्मद गौरी ने यही चीज देखी कि मेरा जो भाई है वही दरअसल में तुर्की साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। कहां पर स्थापित करना चाहता है? मध्य एशिया में। तो गयासुद्दीन पूरी तरह से पश्चिम और मध्य एशिया में ही अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता है, जिसमें गजनी भी आ जाता है। मतलब गजनी प्रदेश पर भी वो रूलिंग चाहता है। लेकिन चूंकि परंपरा के अधीन उसने अपने भाई को ये टेरिटरी दे दी थी, तो कुछ कर तो नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे जब मोहम्मद गौरी को ये चीज खुद एनालाइज हो जाएगी कि मेरा भाई ही यहाँ रूल करेगा और वही दरअसल में इंटरफेयर बहुत ज्यादा कर रहा है, तो मोहम्मद गौरी ने अब वहां ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपना पूरा शक्ति, अपना पूरा ध्यान इंडियन रीजन की तरफ लगाना शुरू किया, जो सही भी है। भाई से लड़ने की बजाय, चूंकि भाई ने ही तो दरअसल में गजनी प्रदेश दिया, तो उस पर्टिकुलर प्रदेश में भाई से लड़ने की बजाय मोहम्मद गौरी ने क्या करना स्टार्ट किया, वहां से दूर कहीं रूल करने की सोची, अपने साम्राज्य को कहीं और से विस्तृत करने की सोची। तो उसको पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी जैसी शख्सियतें यहीं थोड़ी दूर, मतलब अफगानिस्तान में राजधानी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, थोड़ी दूर हिंदुस्तान जगह है, यहाँ से वो लूटपाट करके बहुत सारा रुपया पैसा ले गए। और मोहम्मद बिन कासिम ने तो पहले ही बार में सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। मतलब गौरी को एकदम क्लियर हो गया कि अगर सही तरीके से इंडियन क्षेत्रों में शक्ति के साथ में जोर लगाया जाए तो जीत उनके पाले में आ गिरेगी। बस इसीलिए महमूद ने, माफी चाहता हूं, महमूद कह रहा हूं, मोहम्मद गौरी ने इंडियन रीजन की ओर सोचना शुरू किया। और सबसे पहली बार साल 1175 में हिंदुस्तानी रीजन, स्पेशली मुल्तान और उच्च जिसको सिंध कहते थे, याद रखेंगे ये चीज, इस रीजन में एक जाति रहती थी जिसको कहते करमाती। याद रखेंगे, करमातियों, यहां ये ता है, ये करमातियों ये जाति थी। तो इंडियन टेरिटरी मुल्तान और सिंध में करमाती जाति थी 1175 में। और ये जो करमाती जाति थी, ये संस्वनी वंश की कट्टर जाति है, मतलब दुश्मनी है। जैसे शिया और सुन्नी में दुश्मनी है, जैसे हिंदुओं में दुश्मनी है, आज के समय पे देखें तो हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी है, पंडितों की दुश्मनी एसटी एससी से है ना। बिल्कुल इसी तरह की दुश्मनी यदि हम देखें तो संस्वनी वंश की कट्टर दुश्मनी है करमातियों से। होगा क्या? सिंध और मुल्तान में मोहम्मद गौरी पहला अटैक करेगा। सिंध और मुल्तान में जो करमाती जाति है उसका पूरा जो है
सूपड़ा साफ कर देगा, गाजर मूली की तरह उनको काट कर रख देगा। तो इस तरह से हिंदुस्तान में गौरी की ये पहली जीत मानी जाती है। देखिए ये चीज, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ समय और गुजरेगा, लेकिन इसके बीच में कुछ वाकयात होंगे, हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं 1175 के बाद 1182 में भी मोहम्मद गौरी जो है वो सिंध के निचले भाग में सुमरा वंश का शासन था। और ये सुमरा वंश जो है, याद रखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं संसवनी वंश के दुश्मन ही थे। तो महमूद गजनवी क्या करेगा, सॉरी फिर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी क्या करेगा, मोहम्मद गौरी सुमरा वंश के इन शासकों को तलवार के बल पर पूरी तरह से परास्त करके इनसे अधीनता स्वीकार करवाएगा। मतलब मोहम्मद गौरी ने करमातियों से सिंध और मुल्तान जीता था, और सिंध का जो निचला क्षेत्र था मोहम्मद गौरी ने सुमरा वंश से दरअसल में जीता था। तो ये मोहम्मद गौरी की दो जीतें हैं जो बहुत अहम हैं। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं 1175 से 1182 के बीच में हुआ एक वाकये की, जिसको इतिहास में नेहरावाला की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल में हुआ ये कि हिंदुस्तान में गौरी ने पहला अटैक किया 1175 में, उसको जीत हाथ लगी, उसका मनोबल बहुत बढ़ गया। इसी वजह से, अब ध्यान से सुनेंगे, हिंदुस्तान आने के दो रास्ते होते हैं। हिंदुस्तान आने के दो रास्ते कैसे, जैसे यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा सा ऐसा याद रखना है कि ये है, मान लीजिए अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है उस समय तुर्कमेनिस्तान था, है ना, ये गजनी है, ये चीज मैं सीधा सीधा मेन बात कर रहा हूं। और गजनी मतलब ये अफगानिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान में स्पेशली यदि मैं बात करूं तो ये सिंध और मुल्तान, ये हो गया सिंध, एस फॉर सिंध, एम फॉर मुल्तान, समझाने के लिए। और ये हो गई इंडियन टेरिटरी, मतलब यहां भारत हो जाएगा, ये हो गया इंडिया, इस तरह से INDIA। अच्छे सुनिएगा मेरी बात, में बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं आपको। अफगानिस्तान, ये यदि अफगानिस्तान है, AF अफगानिस्तान, PK मतलब पाकिस्तान, I मतलब इंडिया। तो जब अफगानिस्तान से आप आते हैं, कहाँ आते हैं, अच्छे से सुनिएगा, जब अफगानिस्तान से आप इंडिया आते हैं तो बीच में दो दर्रे पड़ते हैं। दो दर्रे में पहला दर्रा है गोमल दर्रा और दूसरा दर्रा है खैबर दर्रा। तो गोमल दर्रा से होते हुए बंदा गुजरात पहुंचता है। मतलब यदि मैं इमेज बनाऊं तो कुछ ऐसी इमेज बनेगी, ये कुछ ऐसी इमेज बनेगी, ये चीज, और यहां वो पास है, यहां इस तरह से वो पास है, ये दर्रा है। तो ये हो गया गोमल दर्रा। एक दूसरा दर्रा भी है जो यहां से है, यहां से। तो यहां से आप अफगानिस्तान से गजनी से होते हुए आएंगे, इसको मैं अलग कलर से ले रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम दिखें। ये चीज, ये अलग से, ये पास हो गया। तो जब आप गजनी से चलेंगे तो ये तो इस पास से आएंगे, ये इस पास से आएंगे, तो आप पंजाब वाले रीजन में पहुंचेंगे, और पंजाब वाले रीजन के बाद सीधे आप पहुंचेंगे दिल्ली। इसको कहते हैं खैबर पास। तो खैबर पास या खैबर दर्रा से आप पंजाब से होते हुए दिल्ली आएंगे, और गोमल दर्रे से कहां पहुंचेंगे, गुजरात पहुंचेंगे। तो दो दर्रे थे उस समय हिंदुस्तान पे आने के। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है। करमातियों से जीत लिया, किसने जीत लिया करमातियों से, करमातियों से मुल्तान को और सिंध को जब जीत लिया, किसने जीत लिया, मोहम्मद गौरी ने। तो उसके पास दो दर्रे, पहला है बोलन दर्रा जिसको खैबर दर्रा कहते हैं, और दूसरा है गोमल दर्रा। मैंने अभी आपको बताया, बोलन दर्रे से आप पंजाब पहुंचेंगे, पंजाब के रास्ते से भारत मतलब दिल्ली पहुंचेंगे। उस समय दिल्ली पे हुक्मरानी है उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक की, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है वो रूल कर रहे हैं, कहां पर, हिंदुस्तान में,
दिल्ली के भी शासक हैं, अजमेर के भी शासक हैं, शक्तिशाली शासक हैं, इसलिए उचित नहीं समझेगा जाना, बल्कि गोमल दर्रे को पार करके मोहम्मद गौरी आना चाहेंगे गुजरात, और गुजरात में उस समय शासन कर रही हैं या उस समय शासन कर रहे हैं भीम द्वितीय, जिनको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। और ये काफ़ी छोटी शख्सियत है, मतलब इन द सेंस ये 17, 18 या 20 साल का कोई बच्चा है, और ये चालुक्य वंश का शासक है। और चालुक्य वंश का शासक भीम द्वितीय, जिसकी एज बहुत कम है, और असल मायने में गौरी को पता चलता है कि शासन की पूरी बागडोर जो है वो एक लेडी ने अपने कंधों पर संभाल रखी है, जो भीम द्वितीय की माँ है, नाम है नायिका देवी। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी को ये पता चला कि यार गुजरात में एक लेडी शासन कर रही है, नायिका देवी नाम है, और इस्लाम में जहां लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो ख़ानदान है वो हज़रत फ़ातिमा से चला, हज़रत अली से चला, हुसैन से चला, है ना, हसन से चला, इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो कितनी संजीदगी और पाकीज़गी से मोहम्मद साहब ने लेडीज़ों को बड़प्पन दिया था। लेकिन आगे चल के इस्लाम की अपनी रूढ़िवादी मान्यताएं बनती चली गईं, जो कि लाजमी भी थी, क्योंकि सच्चाई तभी आएगी सामने जब बुराई पहले दिखाई देगी। तो मोहम्मद गौरी ने जो सीखा पढ़ा वही वो आगे इम्प्लीमेंट करेगा। जब मोहम्मद गौरी को लगा कि यार एक लेडीज़ का शासन है, और लेडीज़ को उस समय उतना शक्तिशाली या पावर जनरेटिंग फैक्टर नहीं माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये तो सिर्फ ऐश्वर्य की विषय वस्तुएं हैं और इनसे क्या हमको खतरा। मतलब लेडीज़ को हल्के में आंक लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। आगे चल के यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि एक लेडीज शासन कर रही है, इसके राज्य को तो इजीली जीता जा सकता है, इसलिए जनरली ज़्यादातर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम की यदि मैं बात करूं, या यदि मैं बात कर लूं किसकी, महमूद गजनवी की, तो याद करिए वो इस वाले पास से आए थे, मतलब बोलन दर्रा और खैबर दर्रा को पास करके आए थे। एकदम क्लियर है। लेकिन गौरी जो है वो उस रूट को पास करके नहीं आए जिस रूट को सारे मुसलमान पास करके आए थे, उसने दूसरा रूट चुना। तो वो गोमल दर्रे से गुजरात पहुंचा, गा से गोमल, गा से गुजरात, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहुंचा, और नायिका देवी के खिलाफ युद्धी संघर्ष का बिगुल बजा दिया। इन दोनों की इतिहास में लड़ाई को कहते हैं नेहरावाला की लड़ाई। तो जो नेहरावाला का युद्ध है वो किन किन के बीच हुआ, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि चालुक्य शासक है, नाम है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय कहते हैं, लेकिन पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो माँ दे रही हैं, जिनका नाम है नायिका देवी। और नायिका देवी की लड़ाई जो है वो किससे होती है? गौरी से होती है। तो फाइनल में इस युद्ध में, इन दोनों की लड़ाई में नायिका देवी ने कुशल प्रशासन के बल पर या बेहतर बुद्धिमत्ता के बल पर हरा दिया बड़े आराम से, किसको? गौरी को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में गौरी की पहली पराजय कहाँ हुई? तो भारत में गौरी की पहली पराजय जो है वो हुई गुजरात में। किससे हारा गौरी? सपने में जिससे नहीं सोचा था कि किसी लेडीज की रणनीतियों से वो हार जाएगा, और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा खिन्न भी था, दुखी भी था। तो फाइनल में कितनी शानदार जीत से शुरुआत हुई है, आप खुद देखिए कितनी शानदार जीत। मतलब 1175 में करमातियों से मुल्तान और सिंध जीतने वाला बंदा 1178 में एक लेडीज से हार गया। जब लेडीज से हार गया तब गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि या खुदा, ये उस मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। दरअसल में मुझे उस ओर से अभियान नहीं करना था जिस ओर से मैंने अभियान किया, मतलब गोमल दर्रे को पार करके गुजरात आया, बल्कि मुझे अब जाना चाहिए खैबर दर्रे को पार करते हुए या बोलन दर्रे को पार करते हुए पंजाब, जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है, उसको मुझे जीतना चाहिए। तो अब जो गौरी है उसका लक्ष्य चेंज हो जाता है, और अब वो गोमल दर्रे की बजाय बोलन दर्रे से हिंदुस्तान में एंट्री लेता है, और बोलन दर्रे से एंट्री लेकर वो बहुत जल्दी
पाक अधिकृत पंजाब में तहलका मचा देता है। कैसे तहलका मचा देता है, अच्छे से समझिएगा जो मैं चीज बोल रहा हूं आपको। पंजाब के रीजन को जीतता है कौन, वो पाक अधिकृत पंजाब के रीजन को जीतता है। लेकिन इसी पंजाब को जीतने के क्रम में होता है ऐसा कि ये यदि मान लीजिए पाकिस्तान है और ये पाक अधिकृत पंजाब है, और यदि मैं बात करूं ये इंडिया की, और इंडिया में ये दिल्ली है और ये अजमेर है, तो अजमेर भी पृथ्वीराज चौहान की संपत्ति, दिल्ली भी पृथ्वीराज चौहान की संपत्ति, और पृथ्वीराज चौहान का अधिकार क्षेत्र जो है आप खुद देख लीजिए कहां तक आता था, वो आता था ये पाक अधिकृत पंजाब तक। तो पाक अधिकृत पंजाब का लगभग इतना एरिया जो है, मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये एरिया पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। लेकिन आप खुद देखिए पंजाब को किसने जीता, गौरी ने जीता। तो जब पंजाब को गौरी ने जीता तो इसका सीधा सा मतलब है कि गौरी की जो सीमाएं हैं या गौरी की जो टेरिटरी है वो कहां लगने लगी, वो लगने लगी पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी से। और गौरी ने क्या किया कि जो पृथ्वीराज के टेरिटरी के लोग थे उनको कई बार भगा दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बतानी है, यही एक किला होता था जिस किले को कहते हैं तबरबंद का किला। और इस तबरबंद का जो किला था जो ये पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, इस किले को जो गौरी हैं ये अपने अधीन कर लेता है। तो तबरबंद का जो किला जो असल मायने में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के अधीन है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड राय पिथौरा कहे जाते हैं। अजमेर और दिल्ली के दरअसल ये शासक हैं। राजपूतों में सबसे शक्तिशाली राजपूत हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब इनको छेड़ा, मतलब इनके तबरबंद किले को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, तो यहां से इन दोनों के बीच में लड़ाई की शुरुआत हो गई। या ऐसा माना जाता है कि पंजाब को जीतने के साथ जब मोहम्मद गौरी ने तबरबंद के किले को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, तो तबरबंद का किला ऑलरेडी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के अधीन था। तो इस घटना के कारण तराइन युद्ध की पृष्ठभूमियां लिखी गई। तो इसलिए जो चीज मैंने आपको बताई कि घटना है 1189 की, याद रखेंगे आप लोग ये चीज। सन 1189 में क्या हुआ कि गौरी ने कौन से किले को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तबरबंद का किला। और ये तबरबंद का किला कहाँ था, भटिंडा में। तो भटिंडा के किले या तबरबंद किले को जीत लिया जब किसने, मोहम्मद गौरी ने, या अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और ये किला पहले से किसका माना जाता था, पृथ्वीराज चौहान का। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब युद्ध की जो मेन वजह है ये आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स पूछता है कि बताइए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाई हुई है उसकी रूट क्या थी। तो 1189 में जो मोहम्मद गौरी महाशय हैं ये पृथ्वीराज चौहान के भटिंडा के किले को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं, और इस तरह से इन दोनों शख्सियत के बीच में लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। इसी चीज से इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, या इसी चीज को लेकर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख दी है, इसको जरा देख लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच इस युद्ध, यहां इस युद्ध का मतलब है तराइन प्रथम का युद्ध। तो तराइन प्रथम का युद्ध हुआ, और इस तराइन प्रथम के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार लगती है।
और मोहम्मद गौरी की हार के साथ में अब वो पंजाब की ओर लौट गया, लेकिन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, काफी खिन्न है वो। और बहुत खिन्न होने के कारण वो कुछ समय पंजाब में रहेगा, लेकिन जब उसका दिमाग फिर काम नहीं करेगा तो वो अपने गृह नगर गजनी लौट जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि तराइन युद्ध में हार लगी तो उसको बहुत ज्यादा अफसोस क्यों हुआ? क्योंकि अच्छे से सुनेंगे मेरी बात, मोहम्मद गौरी की पहली हार हुई थी नेहरावाला की लड़ाई। तो गुजरात की नायिका देवी से वो हार जाता है, और अब सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान से उसकी लड़ाई हुई है, जिसको हम कहते हैं तराइन फर्स्ट का वॉर। इन दोनों लड़ाइयों से, याद रखेंगे, इन दोनों लड़ाइयों से कौन बहुत खिन्न, कौन अपने को बहुत दुखी महसूस करता है कि रेगुलर इन दो हारों ने मोहम्मद गौरी के मनोबल को मानो हिला डाला। और फाइनल में कुछ समय तराइन से निकलने के बाद, क्योंकि आपको भी पता है कि शायद जीवन दान दिया था पृथ्वीराज चौहान ने इनको, तो ये उससे और ज्यादा खिन्न हो गए कि यार बताओ, अब मैं भीख की जिंदगी लेकर जीऊंगा। तो इस तरह से ये पंजाब, जिस रीजन को इन्होंने जीत लिया था, वहां आते हैं, कुछ समय रहते हैं, शराब और शबाब में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद इनको सुकून मिले, लेकिन उसमें भी सुकून नहीं मिलता। और जब बंदे को कहीं सुकून नहीं मिलता तब बंदा जाना चाहता अपने घर, और फाइनल में ये लौट जाते हैं गजनी। गजनी लौटने के बाद में अब ध्यान से सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसी दौरान इस लड़ाई में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, गहड़वाल वंशीय शासक राजा जयचंद। आपने इनके बारे में सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेमिका थी, आगे चल के जो उनकी पत्नी बनती है, संयोगिता, उनके पिता हैं ये। तो कन्नौज के गहड़वाल वंशीय शासक हैं राजा जयचंद, और राजा जयचंद जो हैं ये पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में, ये पृथक पृथक रहे, ये अलग अलग रहे। लेकिन हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान ने, जैसे तराइन का युद्ध हुआ तो गौरी चला गया, तो पृथ्वीराज चौहान फिर से अपने प्रेम प्रसंग में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने जो कन्नौज और गहड़वाल वंशी शासक राजा जयचंद हैं, याद रखिएगा, मैं एक एक वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपसे आगे चल के पूछा जाएगा कि राजा जयचंद जो है वो कहाँ के राजा थे, पहला क्वेश्चन, और राजपूत थे तो कहाँ के राजपूत थे, तो गहड़वाल वंशी राजपूत थे। तो इनकी बेटी जो है जिसका नाम है संयोगिता, इस संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया। दरअसल में कई अपहरण नहीं बोलना चाहिए, संयोगिता खुद राजी थी, तो जब लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। कहने का मतलब है कि दोनों की रजामंदी से दरअसल में ये चीज हुई। अब बाप अपनी बेटी को थोड़ा ना गलत बोलेगा कि मेरी बेटी भागी है, वो तो यही बोलेगा कि भगा कर ले गया वो, है ना। तो इस तरह से सारे राजपूत समाज में अपने आप को अपमानित महसूस मान रहे हैं कौन, राजा जयचंद, और बदला लेना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान से। कहानी एकदम क्लियर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पृथ्वीराज चौहान के भाई, ये थोड़ा सा जिक्र आता है, पृथ्वीराज चौहान मतलब तराइन फर्स्ट के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई हैं जिनका नाम है गोविंदराज, वो बुरी तरह से घायल हुए थे और उनको ले जाया गया था। तो अभी इसको रहने देते, इस पॉइंट को, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि तराइन फर्स्ट के बाद में क्या चेंज आया, कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण करके ले आते हैं, और इस तरह से, अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज चौहान वो शख्सियत हैं जो राजपूतों में सबसे शक्तिशाली हैं। तो जितने भी राजपूत हैं उसमें सबसे शक्तिशाली यदि हैं तो पृथ्वीराज चौहान हैं। लेकिन यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जितने भी राजपूत हैं उन राजपूतों में सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय किसका था, तो सबसे बड़ा साम्राज्य राजपूतों में, स्पेशली उत्तर भारत में, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, उत्तर भारत में जितने भी राजपूत हैं उनमें से सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी कन्नौज के शासक गढ़वाल वंशी राजा जयचंद थे। मतलब राजा जयचंद की टेरिटरी ज्यादा बड़ी थी, ये पावरफुल थे, सिर्फ दिल्ली अजमेर में ही रूल थी इनकी, पृथ्वीराज चौहान की।
लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं जयचंद की, इनके पास उत्तर भारत में 60% या 50% जो लैंड था वो इन्हीं के अधीन था, ऐसा हम मान सकते हैं। फाइनल में होगा ये कि एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होना मुकम्मल होगा इन दोनों के बीच में। इस बार मोहम्मद गौरी जो लौट गया था गजनी, वहां इसको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संरक्षण में रहकर जो पूरी तरह से टूट चुका था गौरी, वो एक बार नए सिरे से जुटकर या जुड़कर उठ खड़ा होगा। इसी दौरान गौरी का सबसे वफादार व्यक्ति जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो असल मायने में उसका गुलाम है, वो भी अपने मालिक के साथ आ जाएगा और इस तरह से अपने सच्चे दोस्त को पाकर, अपने सच्चे गुरु को पाकर, युद्ध की एक साल में पूरी तैयारियां करके जब गौरी वापस आएगा तो तराइन की दूसरी जो लड़ाई है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान का हारना था। याद रखेंगे ये चीज, ये चौहान लिखा, ये चौहान का हारना था। इस अवसर पर जो भाई गोविंद राज हैं वो तराइन के रण क्षेत्र में मारा गया। जो पहले युद्ध में घायल हो गया था वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का भाई गोविंद राज रण क्षेत्र में ही मारा गया और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ साथ में भारत में राजपूती शक्ति समाप्त नहीं हुई बेटा जी, क्योंकि अभी जयचंद जिंदा है, जयचंद जिंदा है। इसका मतलब है राजपूती शक्ति क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस जीत का हीरो हम किसको कहेंगे, तराइन की लड़ाई में हिंदुस्तान के उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक, तो हिंदुस्तान के उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने जो बड़ी आसानी से हराया है वो केवल और केवल दो लोगों के कारण है, जिसमें सबसे प्रमुख है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है, इस्लामिक इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस लड़ाई को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लीड किया है उस लड़ाई में 101% जीत हाथ लगी है मोहम्मद गौरी को। तो कोई भी लड़ाई अगर मोहम्मद गौरी हारा है, इसका सीधा सा मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था उस लड़ाई में। तुर्की शासन में गौरी की सफलता का वास्तविक श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, क्योंकि ऐबक ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं गौरी के तरफ से सब में उसको जीत हाथ लगी है। मतलब एक समय तो ये भी कहा जाने लगा था कि जिस युद्ध का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक कर दे उस लड़ाई में 101% जीत युद्ध होने से पहले ही पक्की हो जाती थी, ऐसा मुस्लिम स्कॉलर बयां करते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जिनका नाम आपने सुना होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो गौरी के आध्यात्मिक गुरु हैं वो गौरी के साथ साथ में हिंदुस्तान आते हैं और शायद इन्हीं के मुकम्मल जो कदम है वो हिंदुस्तानी सरजमी पर पड़ते हैं। तो यह मालिक पहले ही मंजूर कर चुका था कि अब चिश्ती परंपरा हिंदुस्तान में बढ़ेगी, रचेगी, बसेगी। तो इसी वजह से शायद हिंदुस्तानी कल्चर जो एक बहुत बड़ी ताकत थी पृथ्वीराज चौहान के रूप में वो हार जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में जो मोहम्मद गौरी है वो तराइन द्वितीय का युद्ध जीत जाता है। तो इस युद्ध का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये हुआ कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। मतलब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई या भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित हुआ। तो तराइन युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य, याद रखेंगे, स्थापित हुआ है, स्थापित हुआ है या स्थापित हुए को भी कहते हैं, नींव डाली गई है। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य की नींव कैसे डली? तराइन सेकंड के युद्ध को हराकर।
तो इसको जरूर आपको क्या करना है, याद रखना है। अब ये वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, ये वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ी सी 2-3 चीजें आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि भारत में तुर्की साम्राज्य, या तुर्की साम्राज्य को ही हम बोल सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य, की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने डाली। जल्दी से बताइए कौन सी लड़ाई में डाली? तो तराइन द्वितीय की लड़ाई हुई थी। तो तराइन द्वितीय के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने भारत में जो विजय हासिल की है, याद रहेगा ये चीज। तो तराइन की दूसरी लड़ाई का परिणाम यह है कि राजपूतों की पराजय हुई। राजपूत कुछ समय के लिए क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए। और हिंदुस्तान में तुर्कों की क्या हुई है? विजय हुई है। और तुर्कों की विजय के साथ साथ में भारत में मुस्लिम सत्ता क्या हुई है? स्थापित हुई है। या मुस्लिम सत्ता की क्या पड़ी है? नींव पड़ी है। या भारत में मुस्लिम सत्ता ना लिखकर हम इसको लिख सकते हैं तुर्की सत्ता स्थापित हुई है, या तुर्की सत्ता की नींव पड़ी है। तो जो ये लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ये मीन्स में हम लिखते हैं कि तराइन युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो तराइन युद्ध के परिणाम हुए कि राजपूतों की हार हुई, राजपूती शक्ति कमजोर हुई। दूसरी चीज, तुर्कों की विजय हुई। हिंदुस्तान में तराइन युद्ध जो है वो की फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि भारत में तुर्की साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ चुकी है। लेकिन भारत का मतलब यहां उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दो ग्रुपों में डिवाइड था, और दक्षिणी भारत तो फिर भी छोटे 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 पार्टों में डिवाइड था। असल मायने में गौरी ने जो जीत हासिल की है तराइन की लड़ाई में, ये जीत असल मायने में उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित करती है, ना कि संपूर्ण भारत में। यदि मीन्स में आप तराइन युद्ध का परिणाम ये लिखते हैं कि भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना या भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, तो यहाँ भारत का मतलब ऊपर से नीचे तक भारत। आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान हारे हैं उत्तर भारत में, या उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होगा मोहम्मद गौरी के दिशा निर्देशन में। तो ये थोड़ी सी चीज आप याद रखेंगे। मतलब जनरली आप कभी भी बोलें कि तराइन सेकंड युद्ध का परिणाम हुआ भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना, तो यहां भारत का मतलब है उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में जो तुर्की साम्राज्य है वो स्थापित होता है। तो जो चीज मैंने आपको बताई ये वही चीज है। हालांकि इस लड़ाई में 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। जल्दी से बताइए, भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन हुआ? मतलब भारत में मुस्लिम सत्ता क्यों स्थापित हुई? मोहम्मद गौरी के कारण तराइन के सेकंड युद्ध में। अच्छा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने, अपन चर्चा कर चुके। इस युद्ध में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि जयचंद, जिसको बदला लेना था पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी को भगा कर ले गए थे, याद करिए। तो उसी पृथ्वीराज चौहान से बदला जब लेंगे कौन? जयचंद। तो जयचंद अपनी पूरी सेना जो है, याद करिए, सबसे बड़ा राजपूती साम्राज्य जो है वो जयचंद के अधीन था, कन्नौज के घेड़वाल वंशी शासक। वो पूरी सेना उठा के किसको दे देंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब गौरी के साथ हाथ मिला लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पृथ्वीराज चौहान के हारने का। तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं या पृथ्वीराज चौहान बोलते भी हैं ये कि जो दूसरी लड़ाई तराइन की मैं हारा हूं वो गौरी के हराने से नहीं हारा हूं, दरअसल में जयचंद नामक एक राजपूती व्यक्ति ने देशद्रोह किया है। यहां देशद्रोह का मतलब होता है कि आपने किसका साथ दिया? गौरी का साथ दिया है। तो गौरी का साथ जयचंद ने दिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हारा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान खुद अपने ससुर के लिए, मतलब जयचंद के लिए, ये वर्ड यूज करते हैं देशद्रोही। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और तराइन की लड़ाई में दिल्ली का जो शासक है आनंदपाल तोमर, दिल्ली का जो शासक है गोविंद दास, ये मारा जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो इस तरह से यदि कोई आपसे पूछे कि भाई इस युद्ध का परिणाम क्या निकल कर आया, तो फाइनल में अब आपको ये चीज एकदम क्लियर है कि तराइन द्वितीय युद्ध का जो परिणाम है वो ये था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मतलब भारत में अब मुसलमान यहीं रहेंगे, यहीं 5 वक्त की नमाजें होंगी, और यहीं से इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक कल्चर जो है फैलेगा। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल। लेकिन गौरी कमांड करेगा गजनी से रहते हुए। गौरी ने जो भी उत्तर भारत जीता है वो अब उत्तर भारत जीता है, तो यही नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, वो गजनी से ही हिंदुस्तान को कंट्रोल करेगा। और इसके लिए जिस व्यक्ति के कारण ये जीत संभव हुई थी
उसी व्यक्ति को हिंदुस्तानी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। मतलब जो भी हिंदुस्तान का उत्तरी भारत टेरिटरी जीता गया है तराइन सेकंड में, मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में अब यहाँ का जो सर्वे सर्वा है, देखरेख करता व्यक्ति है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध को जीतकर गजनी लौट जाता है और हिंदुस्तानी विजित प्रदेश या भारतीय क्षेत्र जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम इसके भरोसे करके चला जाता है। तो इस तरह से अब 1192 के बाद हिंदुस्तानी प्रदेशों की बागडोर गजनी के हाथों में ही है, गजनी प्रदेश से संचालित करने वाले गौरी के हाथों में ही है। लेकिन हिंदुस्तान में गौरी ने अपना नुमाइंदा किसे बना दिया है? जी हां, नुमाइंदा बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय विजित प्रदेशों को गौरी ने जीतकर किसके अंडर में कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में कर दिया था। और इस तरह से इस कहानी का पार्ट 1 याद रखेंगे, इस कहानी का पार्ट 1 जो है गौरी का, ये यहां होता है समाप्त, मतलब एंड होता है। तो आप सभी का साभार धन्यवाद जिन्होंने इतनी बातें सुनी और इस बेसिक को जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्या किया होगा, सीखा होगा। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कभी भी आपको सिखाने की कोशिश नहीं करता हूं। सौरभ नामदेव सिखाने पे बिलीव नहीं करता है, सौरभ नामदेव ज्यादा से ज्यादा बताने पे बिलीव करता है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा बताया जाएगा आप उतना ज्यादा सीखते चले जाएंगे। तो मेरी हमेशा से अप्रोच रहती है कि स्टूडेंट को हमेशा जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर से बेहतर बताया जाए और स्टूडेंट फिर उसको इजीली समराइज कर लेगा। तो इसलिए आप हिस्ट्री को भी समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा बजाय उसको याद करने के, क्योंकि हर एक पैचअप दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अब इसके बाद का पार्ट हम देखेंगे आगे। थैंक यू।